Welcome to the first lecture on macroeconomics। इस वीडियो लेक्चर में हम मैक्रोइकनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के इस पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैक्रोइकनॉमिक्स के अंदर किसी भी देश की नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको डील करेंगे। देखो, नेशनल इनकम अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको एक ही समझनी पड़ेगी। जब भी हम नेशनल की बात करते हैं, दैट इज़ हम एक नेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो सैलरीड एम्प्लॉयड है, या उनका अपना बिजनेस है, या वो कोई प्रोफेशन रन कर रहे हैं, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब इन सभी को जब हम इंडिविजुअली डील करते हैं तो सबकी इनकम कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। सैलरी वालों की इनकम क्या होती है? जो उनको सैलरी मिलती है। बिज़नेस वालों की इनकम क्या होती है? जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं या जो वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सिमिलरली प्रोफेशन में जो इन्वॉल्व है उनकी भी इनकम इजीली कैलकुलेट की जा सकती है, और सेल्फ एम्प्लॉयड वालों की भी इनकम इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। क्वेश्चन ये आता है कि जब हम एक देश की इनकम कैलकुलेट करें तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, इसको आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू समझेंगे। मेरा नाम है अंकित कैन, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैक्रोइकनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले किसी भी देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी देश के अंदर उसके कुछ इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। इकोनॉमिक एजेंट वो लोग जो उस इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल, हाउस होल्ड कौन होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आप, मैं। फिर आती है फर्म्स या प्रोड्यूसर्स। ये लोग कौन होते हैं? जो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन का काम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर आती है गवर्नमेंट। सरकार क्या करती है? सरकार आपकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करती है और आपसे कलेक्ट करती है, या जिन प्रोड्यूसर्स को और हाउस होल्ड को सब्सिडी की ज़रूरत होती है उनको सब्सिडी देती है। फिर हमारे पास आते हैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि अगर किसी को फाइनेंस की ज़रूरत है तो उसको फाइनेंस करना, और अगर किसी के पास सरप्लस इनकम है तो उस सरप्लस इनकम को अपने पास सेव करके रखना, किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाना। फिर हमारे पास आते हैं फॉरेन प्लेयर्स या फॉरेन मार्केट, दैट इज़ आउटसाइडर्स कौन होते हैं? जो या तो आपके घर पे आके आपकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, या जिनसे आप गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कराते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली बात होती है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि मैक्रोइकनॉमिक्स के मॉडल के अंदर जब भी हम समझते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका, तो क्योंकि हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम टू सेक्टर इकोनॉमी को समझते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म को लेके चलते हैं। दैट इज़, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और आउटसाइडर्स नहीं हैं। इसको समझने के लिए हमने डेवलप किया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी को कितने सेक्टर में समझेंगे? इन टू सेक्टर इकोनॉमी। और दो सेक्टर कौन कौन से हैं? एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म्स या प्रोड्यूसर। सो लेट्स बिगिन। एक हमारे पास है हाउस होल्ड और एक हमारे पास है फर्म्स या प्रोड्यूसर्स। आप ध्यान से समझिएगा, हाउस होल्ड कौन है? जिनके पास कुछ रिसोर्सेज है। वो रिसोर्सेज जो कि फर्म्स या प्रोड्यूसर यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। हाउस होल्ड को इसलिए कहा जाता है कि ये आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के एग्जांपल जैसे कि ये आपको लेबर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ये आपको लैंड प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ये आपको कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ये आपको एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड करेंगे। और इन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके ये जो फर्म्स और प्रोड्यूसर्स हैं ये अपनी प्रोडक्शन करते हैं, और बदले में ये फर्म्स और प्रोड्यूसर जो हैं हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करते हैं। फैक्टर पेमेंट मतलब कि भाई मैंने आपके सर्विसेज यूज़ की हैं, उसके बदले आप मुझसे ये पैसा ले लीजिए। अगर मुझे कोई लेबर प्रोवाइड करता है, मैं एक फर्म हूँ, अगर मुझे कोई लेबर प्रोवाइड करता है तो हम उनको वेजेस या सैलरी पे करते हैं। दूसरा, अगर किसी ने मुझे लैंड प्रोवाइड किया है तो हम उसको रेंट देते हैं। अगर कोई मुझे कैपिटल देता है तो हम उस कैपिटल के ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। और अगर एंटरप्रेन्योर्स है तो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं।
अब इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो हाउस होल्ड हैं, इन हाउस होल्ड का काम है इन फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना। दे प्रोवाइड दैम फैक्टर सर्विसेज, और इन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके ये हाउस होल्ड क्या, ये फर्म्स और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, ये आपको बदले में प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं ये हाउस होल्ड को ख़रीद लेता है। रीज़न भी क्योंकि सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, जो भी हाउस होल्ड के पास सर्विसेज अवेलेबल हैं वो सारी की सारी सर्विसेज फर्म्स और प्रोड्यूसर को दी जाती हैं, क्योंकि कोई आउटसाइडर पार्टी तो है नहीं। अब मेरे पास जितना भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारा फर्म्स और प्रोड्यूसर लेकर जाएंगे। उन सर्विसेज को यूज़ करके फर्म्स या प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि और कोई पार्टी नहीं है ख़रीदने वाली, ना आउटसाइडर्स हैं ना गवर्नमेंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारा गुड्स एंड सर्विसेज कौन यूटिलाइज़ कर लेता है, हाउस होल्ड यूटिलाइज़ कर लेता है। नाउ इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी पैसे का फ्लो नहीं है। मैंने आपको सर्विसेज दी, वो सर्विसेज यूज़ करके आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, इसीलिए इस साइकिल को बोला जाता है रियल फ्लो। इसको क्या बोला जाता है, रियल फ्लो। मूविंग, अब क्या होता है, जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी हैं उसके बदले उसको क्या मिलती हैं, उसको मिलती है फैक्टर पेमेंट। तो ये जितने भी फर्म्स और प्रोड्यूसर्स हैं हाउस होल्ड को क्या देते हैं फैक्टर सर्विस के बदले, ये उनको पे करते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और ये जो पेमेंट हाउस होल्ड को मिली है, ये पेमेंट हाउस होल्ड बदले में किसको पे कर देते हैं, ये वापस फर्म्स और प्रोड्यूसर को पे कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हैं। तो इनके लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्चा हो जाता है कि भाई आपसे अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदूंगा तो आपको मैं पे करूंगा उसके लिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं कि फैक्टर पेमेंट भी मनी फ्लो है, पैसा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, फैक्टर फर्म से प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ मूव कर रहा है। और एक्सपेंडिचर में भी क्या हो रहा है, हाउस होल्ड पैसा दे रहे हैं फर्म्स और प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि उन्होंने उनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं। क्योंकि अब यहाँ पे मनी फ्लो है तो इसको क्या बोला जाता है, जो ब्लैक से हमने फ्लो किया है उसको मनी फ्लो भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा है। नाउ अब यहाँ पे नेशनल इनकम कहाँ पे आती है, इस चीज़ को समझने के लिए 3 मॉडल दिए गए हैं। एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है प्रोडक्शन। अब इसी सर्कुलर फ्लो के अंदर हमें ये 3 मॉडल निकल कर आते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं फर्म्स और प्रोड्यूसर द्वारा, तो अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका बोला जाता है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड के अंदर जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम 2 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं मोटा मोटा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि फर्म्स ने कितना आउटपुट जनरेट किया है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, उसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन या वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूटिलाइज किया गया है एक आउटपुट बनाने के लिए। नॉर्मल इकोनॉमिक्स ये कहती है, नॉर्मल अकाउंटेंसी ये कहती है कि अगर मैंने मार्केट से कोई मटेरियल ख़रीदा और वो मटेरियल यूज़ करके एक आउटपुट बनाया, तो उस आउटपुट के अंदर मटेरियल की कॉस्ट ऑटोमेटिकली आ चुकी होगी। तो क्योंकि उसकी डबल कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को वैल्यू ऑफ आउटपुट से निकाल दिया जाता है। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि फर्म्स या प्रोड्यूसर्स ने अपना क्या इनपुट दिया है, उन्होंने वैल्यू एडिशन क्या किया है। इसलिए प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडिशन मेथड भी बोला जाता है, कि भाई हमें ये देखना है कि फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स ने अपनी तरफ से क्या वैल्यू एडिशन किया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन के ऊपर। उसको निकालने के लिए हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर मैं थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊँ तो उसको समझिएगा। प्रोडक्शन मेथड के अंदर जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी 2 आइटम हैं। सबसे पहला आइटम आता है सेल्स का। सिंपल सीधी बात है, सेल्स क्या है, जो मैंने आइटम बनाए उनको मैंने बेच दिया। इसके अंदर अब चाहे आपने वो सेल्स डोमेस्टिक को की है, दैट इज़
हाउस होल्ड वाले लोगों को की है, या आपने सरकार को की है, या आपने किसी प्राइवेट पार्टी को किया है, दैट इज़ फर्म्स या प्रोड्यूसर को किया है। वो भी तो सामान खरीदते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात हो रही है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर सिर्फ सेल्स नहीं होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि सेल्स तो खाली वो आइटम है जो आपने बनाया और बेचा। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना बनाया है, तो उसके अंदर हमें जो स्टॉक बिका नहीं है हमें वो भी कैलकुलेट करना, माफ़ कीजिएगा, जो स्टॉक बना है, जो नया प्रोडक्शन हुआ है, हमें वो भी देखना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। दैट इज़ कि शुरुआत में हमारे पास कितना मटेरियल था और एंड में हमारे पास कितना मटेरियल पड़ा है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है चेंज इन स्टॉक। क्योंकि बना तो वो भी है, बिका नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन तो हुई है उसकी। सो ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन कितना हुआ हमें वो भी देखना है। उसको कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ये मेथड लगाकर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स के अंदर अभी तो आपने खाली ये घरेलू सेल्स ली है, इसके अंदर फिर आपने जो एक्सपोर्ट किया है वो भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो आपने बेचा है। जब आप देश से बाहर बेचते हैं तो वो भी तो आपका सेल ही है। वैल्यू ऑफ इनपुट सिंपल है, जितनी भी आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको हम एज इट इज़ ले लेते हैं। दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट नेशनल इनकम यूजिंग द प्रोडक्शन मेथड। फिर आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है कि जो खर्चा हाउस होल्ड कर रहा है फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स को गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, अगर हम उसके बेस पे अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम शॉर्ट में समझाएं तो एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आता है सर? एक तो प्राइवेट लोगों की एक्सपेंडिचर है जो आप और मैं खाने पीने के सामान पे खर्च करते हैं। उसके बाद सरकार भी खाने पीने के ऊपर खर्च करती है, गवर्नमेंट का भी कुछ कंजम्पशन का खर्चा होता है। प्लस जो सर कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, आपने घर बनाया, सरकार ने डैम बनाया, उसके बाद सरकार ने भी कुछ इनपुट वगैरह पे पैसा लगाया होगा, जिसका कुछ आउटपुट निकला होगा तो उनका भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा। प्लस नेट एक्सपोर्ट, दैट इज़ आपने कितना सामान बाहर बेचा माइनस आपने कितना सामान बाहर से मंगाया। एक्स माइनस एम, दैट इज़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसको हम शॉर्ट में नेट एक्सपोर्ट भी बोल देते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। और फिर आता है आपके पास फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? ये सर ये इनकम है हाउस होल्ड की, तो अगर हम फैक्टर पेमेंट का यूज़ करके नेशनल इनकम निकालें तो उसको बोला जाता है इनकम मेथड। और ये बहुत सिंपल है। इनकम हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, क्या क्या इनकम होती है सर? एक जो कंपनसेशन मिल रही है एम्प्लॉयज़ को वेजेस सैलरीज की फॉर्म में, उनको जो हम रिटायरमेंट पे बेनिफिट देते हैं वो आ गया। और उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ का सोशल सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा होता है वो, प्लस रेंट है, रॉयल्टी है। रॉयल्टी क्या होती है कि भाई मेरे पास कोई टेक्निकल नोहा है, वो मैंने टेक्निकल नोहा आपको दे दी सामान बनाने के लिए, तो उसके बदले आप मुझे कुछ रॉयल्टी पे करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट है जो कैपिटल के ऊपर मिलता है। उसके बाद प्रॉफिट है जो कि एंटरप्रेन्योर्स अर्न करते हैं। और फाइनली वो लोग जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी भी इनकम है। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो कि किसी और कारोबार में काम नहीं कर रहे, उनका खुद का व्यवसाय है, उनका खुद का कोई बिजनेस है। अगर हम इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इनकम मेथड यूज़ करके फैक्टर पेमेंट आती है। ये है आपके किसी भी देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के पीछे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के और टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपको वो मॉडल्स, वो इकोनॉमिक के फंडामेंटल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं वो आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।